आज का टॉपिक है अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व व्यवस्था एवं लगान व्यवस्था। इसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि अलाउद्दीन ने अपनी राजस्व एवं लगान व्यवस्था में क्या परिवर्तन किए, उसको इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, किन किन क्षेत्रों में उसने ये परिवर्तन किए और इसके क्या परिणाम निकले। अलाउद्दीन ने अपनी राजस्व एवं लगान व्यवस्था के तहत यह नीति अपनाई कि उसे अधिक से अधिक धन प्राप्त हो सके। उसकी लगान व्यवस्था एवं राजस्व व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य धन की प्राप्ति थी। वह अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। उसके विरुद्ध हो रहे मंगोलों के आक्रमण को उसे रोकना था। उसके विरुद्ध हो रहे अन्य विद्रोहों को भी उसे रोकना था। इसलिए मंगोल आक्रमण से दिल्ली सल्तनत को बचाने के लिए, उसके विरुद्ध हो रहे विद्रोहों को दबाने के लिए एवं अपनी साम्राज्य विस्तारवादी नीति को लागू करने के लिए उसे धन की आवश्यकता थी और इसलिए उसे अपनी राजस्व एवं लगान व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ा। अलाउद्दीन के समय तक दिल्ली सल्तनत में भूमिपति बहुत ताकतवर हो चुके थे। वे कई बार लगान चुकाने से मना कर देते थे। इसलिए उनकी शक्ति को कमजोर करना भी अलाउद्दीन का उद्देश्य रहा होगा। अलाउद्दीन के विरुद्ध कई अमीर और भूमिपति आए दिन विद्रोह में सम्मिलित होते थे। इसके अतिरिक्त जो उसके विरुद्ध समय समय पर विद्रोह हुए, उसका कारण जो अलाउद्दीन ने समझा कि लोगों के पास ज्यादा धन है इसलिए वो विद्रोह करते हैं, इसलिए अगर लोगों को निर्धन बना दिया जाए या उनके पास धन कम हो तो वे विद्रोह की नहीं सोचेंगे। चौथा कारण, उस समय कुछ अधिकारी थे, हिंदू अधिकारी, विशेष रूप से खुद मुकद्दम आदि, जिनके पास विशेषाधिकार थे। इनकी शक्ति को वो कमजोर करना चाहता था। ये लगान वसूल करने वाले अधिकारी थे, इनकी शक्ति को वह कमजोर करना चाहता था। अलाउद्दीन ने अपने राजस्व एवं लगान व्यवस्था के अंतर्गत सबसे पहले उसने जो अनुदान या माफी में दी गई भूमि थी उसको जब्त करने के आदेश दिए। अलाउद्दीन के पहले कई लोगों को धार्मिक कारणों से और सैनिक कारणों से भूमि अनुदान में मिली थी, जिसका कर उन्हें नहीं देना पड़ता था। कई ऐसे लोग थे जिनके पिता या उनके परिवार के पूर्व में लोग सैनिक सेवा में थे, अभी भी वो सैनिक सेवा के बदले भूमि का उपभोग कर रहे थे जबकि वो सेना में नहीं थे। तो उसने पता लगवाया कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनके पास मुफ्त में दी गई भूमि है और वो राज के कार्य नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनसे भूमि छीन ली गई और भूमि उन्हीं को दी गई जो वर्तमान में सेना में हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण जो निर्णय उसने किया, भूमिपतियों को निर्बल बनाने के बाद, चाहे वो सैनिक रूप से मिली हो, चाहे आर्थिक रूप से मिली हो या अन्य प्रकार से, जो भूमिपति थे जिनके पास धन था, उनकी शक्ति को कमजोर करने के बाद एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। खुद मुकद्दम एवं चौधरी जैसे अधिकारियों के विशेषाधिकार को समाप्त करने वाला। उस समय खुद मुकद्दम और चौधरी सामान्यतः हिंदू अधिकारी थे और ये वंश परंपरागत रूप से लगान वसूल करने का काम करते थे और लगान या राजस्व वसूली के लिए इनको छूट में भूमि दी जाती थी। उन्हें विशेष अधिकार प्राप्त थे। अलाउद्दीन ने इनके विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया। उन्हें राजस्व वसूली के बदले जो भूमि मिली थी उसे छीन लिया गया और उन्हें भी सामान्य कृषकों की भांति कर देने के लिए विवश किया गया। अलाउद्दीन ने खुद मुकद्दम एवं चौधरी जैसे परंपरागत अधिकारियों को, जो ग्रामीण क्षेत्र से लगान वसूलते थे, उनको बहुत ही कमजोर कर दिया। इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने उनके बारे में लिखा है कि चौधरी खुद एवं मुकद्दम इस योग्य भी नहीं रहे कि वे घोड़ों पर चढ़े, अच्छे वस्त्र पहन सकें और पान का शौक रख सकें। गरीबी के कारण उनकी स्त्रियों को पड़ोसी मुसलमानों के घरों में नौकरानियों की तरह काम करना पड़ता था। जियाउद्दीन बर्नी के इस कथन से यह स्पष्ट है
कि इस वर्ग को अलाउद्दीन ने बहुत ही कमजोर बना दिया। उन्हें भी अन्य प्रकार के कर देने के लिए मजबूर किया और अलाउद्दीन ने किसानों से सीधा संपर्क स्थापित किया। अलाउद्दीन का अगला कदम था भूमि की पैमाइश करवाना। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश करवाई और इसके लिए पूरा विवरण राजस्व विभाग में रहता था। और भूमि की पैमाइश के बाद उसने बिस्वा को भूमि की पैमाइश का आधार बनाया। प्रत्येक बिस्वा के आधार पर भूमि की पैमाइश की जाती थी और भूमि की पैमाइश के बाद इसके आधार पर लगान तय किया गया। भूमि की उपज के अनुसार भूमि का लगान लिया गया। इससे यह पता चल गया कि कितनी भूमि पर कितना कर लिया जाएगा। उसने सभी से लगभग कर लिया, लेकिन भूमि कर बहुत ज्यादा था। ऐसा माना जाता है कि भूमि कर अधिक होने के कारण कृषकों को बहुत हानि उठानी पड़ी और कई कृषकों ने कृषि छोड़ दी। सामान्यतः भूमि कर अनाज के रूप में होता था। भूमि कर की वसूली के लिए अलाउद्दीन ने विभिन्न प्रणालियां अपनाई। इसमें 3 तरह की प्रणाली प्रमुख थी। पहली कनकूत, दूसरी बटाई, तीसरी लंक बटाई। पहली कनकूत, कनकूत यानी कि कच्ची। कनकूत के अनुसार खेत में जब फसल खड़ी रहती थी तो उसे ही देखकर लगान निश्चित कर लिया जाता था, यानी उसमें राज्य का कितना हिस्सा होगा उसी समय निश्चित कर लिया जाता था। दूसरी पद्धति थी बटाई। इसमें अनाज के तैयार हो जाने के बाद सरकारी भाग का हिस्सा सरकार द्वारा लिया जाता था। तीसरी थी लंक बटाई। इसके अंतर्गत जब फसल पककर तैयार हो जाती थी किंतु वह बिना कूटे पीटे ही जब खलिहान में रहती थी तो उसमें से सरकार अपना हिस्सा ले लेती थी। इसी प्रकार अलाउद्दीन ने करों में अत्यधिक वृद्धि कर दी और अन्य कर भी लगा दिए। जो पहले से चले आ रहे थे कर, जजिया, जकात, खम्स, खिराज, वो तो चले ही आ रहे थे। इनमें प्रमुख रूप से जो उस समय कर लिए जा रहे थे उनमें एक जकात था। यह धार्मिक कर था। जकात केवल मुसलमानों से व्यय किया जाता था और इसकी आय को मुसलमानों के धार्मिक कार्यों पर खर्च किया जाता था। इसी प्रकार अलाउद्दीन के समय एक खम्स नामक कर था। खम्स युद्ध में लूट का हिस्सा था जो राज्य और सैनिकों के बीच में बंटता था। इसमें 4/5 हिस्सा राज्य अपने पास रखता था, शेष 1/5 हिस्सा सैनिकों में वितरित कर दिया जाता था। एक प्रमुख कर था जजिया कर। यह केवल हिंदुओं से लिया जाता था। हालांकि इसमें स्त्री, बच्चे, पागल, भिखारी ये इससे मुक्त थे। यह हिंदुओं से लिया जाता था, लेकिन यदि कोई हिंदू इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले तब उसे जजिया से मुक्त कर दिया जाता था। तो इस प्रकार पहले से जो चले आ रहे वो कर तो थे ही। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि आयात निर्यात कर भी लगा दिया उसने। इसके अलावा सिंचाई कर भी उसके समय लगाए जाते थे। नए कर जो लगाए उसमें 2 प्रमुख थे, चराई और घराई। चरी या घरी, घरी या घराई कर गृह कर पर लिया जाने वाला टैक्स था। चराई या चरी जो पशु चरते थे उन पर लिया जाने वाला टैक्स था। और जियाउद्दीन बर्नी ने उल्लेख किया है कि दूध देने वाले पशु गाय, भैंस, बकरी आदि से भी कर लिया जाता था। कुछ इतिहासकारों ने वर्णन किया है कि एक निश्चित पशु से ज्यादा अगर किसी के पास होते थे तो उसको कर देना पड़ता था। इस संदर्भ में फरिश्ता का एक उल्लेख महत्वपूर्ण है। फरिश्ता ने कहा है कि 2 जोड़ी बैल, 2 भैंस, 2 गाय और 10 बकरियों पर कोई कर नहीं होता था, लेकिन इससे ज्यादा होने पर कर देना पड़ता था। ग्रामीण क्षेत्र में जो दूध का व्यवसाय करते थे, जिनके पास पशु होते थे, जो पशुओं का व्यवसाय करते थे, यानी कुल मिलाकर जिनके पास पशु संपत्ति अधिक थी उनको कर अधिक देना पड़ता था। इन सब करों को अगर मिलाया जाए तो एक सामान्य किसान को अपनी आय का, एक सामान्य व्यक्ति को अपनी आय का लगभग 75% तो लगान के रूप में ही देना पड़ता था। इसके बाद अगर हम अन्य सुधार देखें तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक नए विभाग का निर्माण किया। उसका नाम था दीवान-ए-मुस्तखराज। दीवान-ए-मुस्तखराज विभाग लगान वसूली के कार्य करता था। यह लगान वसूली के जो नियम हैं उनको पालन करवाना,
ये इसका मुख्य उद्देश्य था और इसका उद्देश्य यही था कि अधिक से अधिक लगान प्राप्त किया जा सके। हालांकि जो दीवान मुस्तखराज से जुड़े हुए अधिकारी और कर्मचारी थे उनका वेतन अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की तुलना में अधिक था। यह इसलिए किया गया जिससे वो बेईमानी न कर सके, भ्रष्टाचार न कर सके। फिर भी अलाउद्दीन ने यह देखा कि दीवान मुस्तखराज से जुड़े हुए लोग भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो बाद में उसने इनको कठोर दंड देने की नीति अपनाई। उसने लगान वसूल करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को कड़ाई से लगान वसूल करने का आदेश दिया और इन अधिकारियों और कर्मचारियों को मजबूर किया गया कि वे पूरा लगान जमा करवाएं। अगर वो लगान जमा नहीं करवाते थे, राजस्व वसूल करने के बाद अगर लगान जमा नहीं करवा पाते थे या रिश्वत ले लेते थे तो उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता था। इस वर्ग को अलाउद्दीन की प्रताड़ना झेलनी पड़ी। विशेष रूप से इस वर्ग को अलाउद्दीन की प्रताड़ना झेलनी पड़ी थी। जैसा कि इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है कि लोग लगान अधिकारियों एवं कर्मचारियों से इतनी नफरत करने लगे कि कोई भी व्यक्ति उनके साथ अपनी पुत्री का विवाह करने को भी तैयार नहीं होता था। इस प्रकार एक ऐसा वर्ग जो राजस्व दे सकता था अधिक से अधिक अलाउद्दीन को, उस वर्ग को अलाउद्दीन ने नष्ट किया। लेकिन जो भी हो, इससे भ्रष्टाचार जरूर रुका। अलाउद्दीन की इस प्रकार की राजस्व एवं लगान व्यवस्था के सुधार के कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक परिणाम भी निकले। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जब उसने लगान वसूल करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के ऊपर कड़ाई बरती तो एक ऐसा वर्ग जो उसको अधिक से अधिक धन ला सकता था वो वर्ग कमजोर हुआ। यह तय है कि किसानों से अत्यधिक धन वसूल करने के कारण किसान अब खेती बाड़ी छोड़ने लगे। खेती से जुड़े अन्य व्यवसायों पर भी इसका हानिकारक प्रभाव पड़ा। लेकिन अलाउद्दीन का जो मुख्य उद्देश्य था अधिक से अधिक धन प्राप्त करना, जिससे वो बहुत बड़ी सेना बना सके और उस सेना के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार कर सके, उसमें वो सफल रहा। उसके कठोर नियमों के कारण अधिक से अधिक धन राजकोष में जमा हुआ और अलाउद्दीन के राजकोष में भी वृद्धि हुई और एक ऐसा वर्ग, अमीर वर्ग या विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग जो उसके विरुद्ध विद्रोह कर सकता था, उसको उसने शक्तिहीन बना दिया और अपनी स्थिति को मजबूत किया।